सिगरेट इज़ वेरी हार्मफुल। हाँ, हम अपने आप को एक झूठी तसल्ली ये देते रहते हैं कि इतनी सी तो चीज़ है, इसने क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बिगाड़ लेना है। एक और चीज़ जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वो अपनी डाइट अच्छी करना शुरू कर देते हैं, फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं या ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, और पेरेंट्स को, फैमिली को ये जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं कि मैं अपनी डाइट अच्छी रख रहा हूँ, सिगरेट से कुछ नहीं होगा मुझे, सिगरेट से लंग्स ख़राब हो रहे हैं तो वहाँ मैं ऐसी इंटेक कर रहा हूँ जहाँ से मेरे लंग्स ठीक भी हो रहे हैं। सिगरेट हमें कितना ख़राब कर रहा है और इससे कितनी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। लेकिन ये जो डिनाइल जब आ जाता है ना, ये जो खुद फरेबी आ जाती है, ये जब हम अपना ही डॉक्टर खुद समझना शुरू हो जाते हैं, इसी से सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। जब हमें लगता है कि सिगरेट इज़ ओके, इट्स फाइन, हम कर सकते हैं, हम पी सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं, एटलीस्ट मैं आइस नहीं कर रहा। तो सिगरेट को जब हम ये कह रहे होते हैं ना कि कुछ भी नहीं है, इतना मसला नहीं है, तो ये हमें पता खुद भी होता है कि मसला तो बहुत बड़ा है, बस हम उसके आगे हेल्पलेस हो जाते हैं कि इतनी सी चीज़ के आगे आपकी पूरी पर्सनैलिटी गिव अप कर जाती है। आप अपने आप को कुछ समझना ही ख़त्म कर देते हैं। एक इतनी सी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को लेट डाउन कर देती है, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देती है, मतलब वहीं से डिनाइल वापस आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो पहला रेड स्टैंड ही ये है कि स्टॉप, मतलब अवॉइड एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, चाहे अब वो सिगरेट ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉफ़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, क्योंकि द मोमेंट वो केमिकल आपने इस्तेमाल किया, जितनी ट्रेनिंग हुई आपकी वो सारी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि केमिकल्स आ जाते हैं बीच में, और केमिकल्स की एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है बीच में। तो जितनी आपकी यहाँ से ट्रेनिंग हुई होती है, आपने यहाँ से जितने स्किल्स सीखे होते हैं, वो सब के सब ज़ीरो हो जाते हैं। कोडिपेंडेंसी के हवाले से कम्युनिकेशन के बातचीत करने का और कोडिपेंडेंसी का आपस में क्या ताल्लुकात हैं, क्या लगता है आपको? जब एक इंसान कोडिपेंडेंट होता है तो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या बन जाता है? पैसिव, वेरी पैसिव। पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स के क्या क्या इंडिकेशंस क्या हैं? ये क्या होता है पैसिव कम्युनिकेशन? पैसिव कम्युनिकेशन का मतलब कि आप अपने आप को, आप अगले के आगे बिल्कुल बिछ जाते हैं, आप इतना पीपल प्लीज़र बन जाते हैं कि आपको अपनी खुशी लग ही नहीं रही होती, आपको सिर्फ और सिर्फ अगले इंसान की खुशी चाहिए। पैसिव कम्युनिकेशन में जब एक इंसान, जैसे फैमिली पेशेंट्स के ऊपर कोडिपेंडेंट होती है, उनका गुजारा फैमिली के पेशेंट के बगैर नहीं हो रहा होता। बात पैसिव कम्युनिकेशन एक स्टाइल है, एक बेसिकली कम्युनिकेशन बातचीत करने का एक स्टाइल है। पैसिव करने का मतलब कि आप साइलेंस में चले जाते हो, आप कोई बात करते ही नहीं हो, आप हक सच की बात नहीं करते, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करते, मतलब आप बिल्कुल ही धीमे पड़ जाते हैं, आपकी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है, आप बिल्कुल नम तो नहीं लेकिन आप बिल्कुल थक हार जाते हैं, आप होपलेस केस होता है बेसिकली। आपको लगता है कि मेरे बात करने का फ़ायदा नहीं है, मैं बात करूँगा तो शायद अगले को कहाँ कोई समझ आ जानी है, तो आप अपने आप को एक होपलेस केस बना लेते हैं। तो कोडिपेंडेंसी में ये चीज़ इतनी कॉमन होती है, स्पेशली फैमिलीज़ की साइड से, कि वो अपने लव्ड वन को बहुत दफ़ा गुस्से से, प्यार से, शर्मिंदगी से, थ्रेट्स देकर, धमकियाँ, मतलब हर हरबा वो इस्तेमाल कर चुकी होती है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा लव्ड वन हमारी बात सुन ले। जब बिल्कुल वो थक हार जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं हर चीज़ को लेकर, फिर आके वो ये चीज़ पैटर्न अपनाते हैं और पैसिविटी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल गलत है। देखें, पैसिव कम्युनिकेशन चाहे अब वो कोई पेशेंट कर रहे हैं या फैमिली कर रही है, दोनों सूरतों में ये चीज़ इंतहाई नेगेटिव है, चाहे रिकवरी पेशेंट ही क्यों ना हो। ये एक पैसिव कम्युनिकेशन इस तरह से है कि आप अंदर ही अंदर ना कुढ़ते रहते हो, आप अंदर ही अंदर सड़ते रहते हो, आप अंदर ही अंदर जलते रहते हो, आप अपने इमोशंस को बाहर लेकर ही नहीं आते, किसी के सामने इजहार ही नहीं करते। तो इट्स लाइक पैसिविटी आपको ईट अप करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जब एक इंसान ये सोचता है ना कि मैंने अपने आप को ही मैं ख़राब कर लेता हूँ, दूसरों को क्या तकलीफ़ देनी है, दैट मीन्स कि उस इंसान की सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स इंतहाई ज़ीरो है, इंतहाई कम है, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच बात है और वो सही बात है। जब वो ये सोचने लग जाता है कि मैं दूसरों को क्या नुकसान पहुँचाना, अपने तक ही रखता हूँ बात, वो बुरा ना मान जाए, वो हर्ट ना हो जाए, उसे मेरी बात ना बुरी लग जाए। देखिए, ये बात बहुत अहम है कि हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है ना, वो कोई ख़राब नहीं कर सकता, ये वो किसी के हाथ में नहीं है सिवाय हमारे अपने। जिस दिन हम ये बात समझ जाए ना कि जो सेल्फ इस्टीम है, जो इज़्ज़त नफ्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं है। अगर वो आपको कोई कमेंट पास कर रहे हैं जो कि आपको लगा कि वो इंसल्टिंग कमेंट है, ये उनका एक्ट है कि उन्होंने आपको इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनकी बात को किस तरह से लेते हैं। वेदर आप उसको इस तरह से लें कि अच्छा
क्रिटिसिज्म में मतलब ठीक है उसने कर दिया, उसने किया, ये उसका अमल है, या आप ये कह रहे हैं कि ये उसका एक्ट है। देखिए कोई इंसान जब कोई अमल करता है ना तो वो खुद करता है, वो किसी और की वजह से नहीं करता। तो इंसल्ट हमारी सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको इंसल्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये हम पे, हमारे ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी इज़्ज़त नफ्स, हमारी सेल्फ इस्टीम कोई और हर्ट करे, कोई और ख़राब करे। हमारी सेल्फ इस्टीम हम खुद अफेक्ट होने देते हैं, हम खुद ख़राब करते हैं। और ये हमारी, देखें जैसे गुस्सा हमारा इमोशन है, जैसे गुस्सा किसी और की वजह से नहीं आता, गुस्सा हमें हमारी अपनी वजह से आता है। इसी तरह ये जो बाकी सारी चीज़ें भी है ना, ये हमारी अपनी है, ये किसी और की नहीं है। हम कोई किराए पे नहीं लेकर आए हुए, कोई रेंट पर नहीं लेकर आए हुए, किसी से बोरो नहीं की हुई। ये सारी चीज़ें हमारी अपनी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और बंदा आए, कोई थर्ड पार्टी आए और वो हमें ड्राइव करे। इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस हम खुद उसको ये उसको स्पेस नहीं दे देते, या हम खुद उसको ऐसी परमिशन नहीं दे देते। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये बेसिकली हमारी लाइफ का इतना अहम हिस्सा है। हम जितनी इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन स्किल्स को दें वो कम है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमें हेल्प करते हैं लाइफ के हर स्टेज में, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारा कोई ऑफिस हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बहुत जो है इस चीज़ के ऊपर हेल्प करते हैं। 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, जिसमें पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है जो एक है। इसके अलावा एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, जो कि अब से पहले अहमद साहब का हुआ था कि जब भी अपनी बात करनी है तो गुस्से से ही करनी है और अगले बंदे को बस अपना पॉइंट प्रूव करके रखना है, चाहे वो फिर आगे की जो रिस्पेक्ट है वो हर्ट कर रहे हैं या उसको एट स्टेक रख रहे हैं और अपनी रिस्पेक्ट को भी एट स्टेक रख रहे हैं। तो ये जो एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, इससे ये होता है कि आप ओवरली एक्सप्रेसिव हो जाते हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बात को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो, और फिर जो आपकी बातचीत करने का अंदाज़ होता है वो बहुत रूड होता है। तो ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन, अब बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। पेशेंट्स जब शुरू में यहाँ में आते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल टोटली एग्रेसिव हुआ होता है, बिकॉज उनको लग रहा होता है कि यहाँ पे उन्हें किसी कैद खाने में बंद कर दिया और हम सब उनके दुश्मन हैं, ज़बरदस्ती हो रही है मेरे साथ, मैं अडल्ट हूँ और फिर भी मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। तो वो इस कश्मकश में रहते हैं। फिर जो दूसरा कम्युनिकेशन स्टाइल है, दैट इज़ पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, कि इस पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में आप बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हो। जहाँ एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में आप बहुत ज़्यादा ओवरली एग्रेसिव हो रहे थे, अब इस कम्युनिकेशन स्टाइल में आप उतने ही कम एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। मतलब ये कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस करना ही छोड़ देते हैं, जो कि कोडिपेंडेंसी में बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है ये प्ले करता है, कि जब हम अपनी बातचीत करना, अपनी चीज़ों का इजहार करना ही ख़त्म कर देते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इससे हमें कोई गर्ज नहीं होती। हमें सिर्फ ये होता है कि हमारा लव्ड वन किसी ना किसी तरीके से खुश रहे और वो अपनी लाइफ में सेट रहे। उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम वो देते रहेंगे, और हम अपने आप को बहुत एक सेक्रीफाइस मोड हम अपना ऑन कर लेते हैं, जिसमें हम अपने आप को ये पिक्चर देते हैं कि बस मैंने तो अब सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है और मैंने सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी है। हालांकि लाइफ सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजरती नहीं है। एक टाइम आता है जब आपका प्रेशर कुकर जो है वो फट चुका होता है, और एक टाइम आता है उस टाइम पे फिर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, उस टाइम पे फिर आप बुरे से बुरा डिसीजन ले सकते हैं। उस टाइम पे फिर आप बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम एज पे चले जाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है पैसिविटी का, इसमें हम बिल्कुल पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, यानी कि हम लोगों को बस खुश करने की स्टेज में ही रहते हैं हर टाइम। हमें होता है कि बस हमसे हर बंदा खुश रहे, कोई हमसे नाराज़ ना रहे, किसी को हमें कोई बुराई नज़र ना आए, और मैंने अपने आप को इतनी परफेक्ट बना लेना है कि बस हमेशा मेरे लव्ड वंस जो हैं वो मुझसे खुश रहें। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, दिस इज़ एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स ये हैं कि एक तो हमारा कल्चर ऐसे बिल्ड हुआ हुआ है जिसमें कोडिपेंडेंसी को बड़ा अच्छा समझा जाता है, कि अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर रही है या एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर रही है तो इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है, और मॉरली इन चीज़ों को बड़ा सपोर्ट किया जाता है, और इनकी तारीफ़ भी होती है, अप्रिसिएशन भी मिलती है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट कि जब आप अपने आप को इतना पीपल प्लीज स्टेट में रख रहे हैं तो आप अल्टीमेटली ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वो वाली बीमारियां जहाँ पे साइकोलॉजिकल इलनेसेस जिन फैमिलीज़ में होती है ना, वहाँ पे टेंडेंसी बढ़ जाती है कि फैमिली को डिपेंडेंट हो सकती है,
क्योंकि वहाँ पे इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ नाउ, इट्स अबाउट मेंटल इश्यूज नाउ। वहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ एट स्टेक पहुँच जाती है और वहाँ पे फिर फैमिलीज़ अपने तरफ से हर तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहती है। एक टाइम आता है कि वो इतना एक्सट्रीमली उस को डिपेंडेंसी की बीमारी में चले जाते हैं कि कोई वे आउट नहीं होता फिर, क्योंकि ये होता है कि जब किसी जैसे हम कहते हैं कि एडिक्शन जो है ये एक फैमिली डिजीज़ है, क्योंकि ये नशा तो एक बंदा करता है लेकिन पूरी पूरी फैमिली में ये जो बीमारी है ये रन कर रही होती है। तो इसी तरह ये है कि जब उसका मकसद ये होता है कि पूरी फैमिली को डिपेंडेंट हो चुकी होती है, पूरी फैमिली के पैटर्न्स भी वही होते हैं जो एक एडिक्ट के ड्रग्स के ऊपर होते हैं। सो इट्स बेसिकली अ साइकिल जिसमें पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट है ड्रग्स के ऊपर और फैमिली जो है वो डिपेंडेंट है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट को अगर ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो उसकी नींद, भूख, प्यास, मिलना मिलाना, मतलब जितनी बेसिक नीड्स हैं वो अफेक्ट हुई होती है। इसी तरह फैमिलीज़ की भी ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं। वो रातों को सोते नहीं हैं जब तक उनका लव्ड वन घर नहीं आता, वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक उनके लव्ड वन ने खाना नहीं खा लिया होता, वो किसी से मिलते नहीं हैं बिकॉज उनको पता होता है कि हमने लोगों को क्या जवाब देना है। तो फैमिलीज़ भी वही पैटर्न्स अपना लेती है जो कि पेशेंट ने ड्रग्स के साथ अपनाए होते हैं। तो इस पेशेंट इस स्टेट में खुश रहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मुझे सिंपैथी मिल रही है जस्ट बिकॉज आई एम इल, जस्ट बिकॉज मैं बीमार हूँ और मेरे साथ कुछ मसाइल हैं, तो फैमिली उनको लगता है कि मुझे सिंपैथी मिल रही है, बट एक्चुअली वो सिंपैथी होती नहीं है। वो अपने आप को एक खुश कर रहे होते हैं कि मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार दे रही है और उन्हें फिर इस प्यार की आदत हो जाती है और फिर फैमिलीज़ परेशान होती हैं कि ये हमने क्या कर दिया। हालांकि फैमिलीज़ ही उन्हें ये सारी स्पेस दे रही होती हैं, हालांकि फैमिलीज़ ही उन्हें इतना पुश कर रही होती हैं या उन्हें इतनी पूरा एक स्कूल दे देती हैं जहाँ पे वो इन सब गलत एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो को डिपेंडेंसी है और ये जो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो चुका होता है, मुझे बताएं यहाँ पे आने से पहले कि जब यहाँ पे ट्रीटमेंट में आने से पहले कितना डरे हुए थे हम और हमारी कम्युनिकेशन कितनी ख़त्म हो चुकी हुई थी कि हम कोई बात लाउड अपने पेशेंट से करना चाह ही नहीं रहे थे, बिकॉज हमें पता था कि आगे से एक एग्रेसिव आउटबर्स्ट आएगा और हमसे ये चीज़ नहीं मैनेज हो सकेगी। और हम इस पैटर्न में रहना सीख लेते हैं, हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, हमें एक सेटिस्फेक्शन सी मिलना शुरू हो जाती है कि जब हमें पता होता है कि आगे से रिएक्शन कैसे आना है और हम बस चुप करके उनकी सुन लेते हैं। और यही चीज़ जो है वो हमें पैसिव कम्युनिकेटर बना देती है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुनते रहते हैं और आगे से कुछ अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं करते या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसा ही था कि जहाँ पे हम अपने आप को हमने बिल्कुल लेट गो कर दिया हुआ था, अपने आप को हमने कहीं दूर फेंक दिया हुआ था और बस हमारी सारी अटेंशन जो थी वो हमारे लव्ड वन के ऊपर थी। को डिपेंडेंसी का इट्स अ वेरी मेजर साइन ऑफ को डिपेंडेंसी इनेबलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये निकला ही बेसिकली यहाँ से। को डिपेंडेंसी और इनेबलिंग का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि इनेबलिंग ही आउट ऑफ लव हो रही होती है। फैमिली पेशेंट की इनेबलिंग इसलिए कर रही होती है बिकॉज उनको और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, उनके पास और कोई वे आउट नहीं होता, उनके पास और कोई हल नहीं होता और फैमिली जो है वो हेल्पलेस हो जाती है और उनको इनेबल कर देती है। बट उनकी इंटेंशंस ये होती हैं कि दे वांट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देयर लव्ड वन, जहाँ पे उनका लव्ड वन उनको दुश्मन ना समझे बल्कि उनको अपना प्यारा ही समझे। और एट द एंड होता ये कि इनेबलिंग हो जाती है और फिर फैमिलीज खुद परेशान होती है और इस साइकिल में फंस जाती है जहाँ पे वो कहती हैं कि अब हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता बताएं, अब हमें कोई वे आउट नज़र आए जहाँ से हम इस इनेबलिंग से और इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलें। तो ये इन चीज़ों से बाहर निकल आए। पेशेंट्स को ना इनेबलिंग बहुत पसंद होती है, सो दे लाइक बीइंग इनेबल्ड, बट जब उन्हें जहाँ कहीं थोड़ी सी प्रोवोकिंग होती है तो पेशेंट ये चीज़ स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी फैमिली ने आज मेरे साथ प्रोवोकिंग की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इनेबलिंग जब हो रही होती है तो तब इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती। हमें प्रोवोक कोई नहीं करता, ठीक है, प्रोवोक हम खुद होते हैं। ये चीज़ आप एज अ फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें और मेरी सारी पेशेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके अंडरस्टैंड कर लें। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ हमें प्रोवोक नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस हम खुद ना होना चाहें। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब भी गुस्सा आता है ना, चाहे एक साइड से आए चाहे दूसरी साइड से आए, होश उड़ जाते हैं। लाइक वी आर नॉट इन आवर सेंसेस नाउ। जब हम एग्रेसिव होते हैं या जब गुस्सा हमारे अंदर आता है या हम एग्रेसिव फील करते हैं
तब हम अपनी सेंसेस में रहते ही नहीं है। चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश करें, हम अपनी सेंसेस में नहीं रह सकते। और जब हम अपनी सेंसेस में नहीं होते ना, तो फिर हम बहुत कुछ कर जाते हैं, और एक्चुअली हम वो मीन नहीं कर रहे होते वो सब कुछ करना, बट हम वो कर जाते हैं। जैसे आज आप अपने साथ ये प्रॉमिस कर लें कि नेक्स्ट टाइम से अगर किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ ना, तो आपने प्रोवोक नहीं अपने आप को फील होने देना, बस जस्ट फॉर एक टाइम के लिए। अब अपने आप को ये कह लें कि नेक्स्ट टाइम मैंने याद रखनी है और डेलिब्रेटली अपने माइंड में ये चीज़ लेकर आनी है कि जब भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला हो या बात गुस्से की तरफ चले जाए, तो मैंने अपने आप को प्रोवोक नहीं होने देना। सेफ एग्जिट ले लेना, मैंने निकल जाना है उस बातचीत से, मैंने उस कॉन्वर्सेशन से ही निकल जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे स्टेक्स कितने ज़्यादा हाई क्यों ना हो, चाहे रिस्क पे सिचुएशंस क्यों ना हो, बट मैंने उस कॉन्वर्सेशन से निकल जाना है। सो दिस इज़ एक्चुअली कि व्हेन यू प्रैक्टिस थिंग्स, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ऑन द मोमेंट ऑन द स्पॉट हमने कैसा रिएक्ट करना है। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। चाहे लर्निंग आप जितनी मर्जी कर लें, है ना, हालात और वाक़यात देखने पड़ते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा गुस्सा है तो हम उसके साथ डबल गुस्सा करें और उसको ये शो कराएं कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ज़रूरी नहीं है। जब आप किसी इंसान को ये शो करा रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उतने ही वीक हैं कि आपको अगले इंसान को दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप में कितनी ताकत है या आप कितने पावरफुल हैं। ताकत तब आपकी नज़र आती है जब बग़ैर दिखाए, जब आप बग़ैर शो किए अगले को इजहार करते हैं और अगले बंदे को आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ट्रेट के बारे में पता चलता है। दैट्स एक्चुअली पावरफुलनेस, दैट्स एक्चुअली अथॉरिटी। ये नहीं होती कि जब आप अगला बंदा ने थोड़ा सा गुस्सा किया और आपने उसके ऊपर डबल ट्रिपल गुस्सा किया, उसको ये शो कराने के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, यू शुड नॉट हैव डन दिस, नाउ सी आई एम व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये चीज़ है, ये चीज़ शो करती है कि आप कितना वीक है, कि आपको लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि आप में ताकत है। दिस इज़ एक्चुअली, ये चीज़ इतनी डेंजरस और ये चीज़ ये शो करी होती है। पेशेंट्स, हमारे पेशेंट्स इस चीज इंटाइटलमेंट में आ जाते हैं बिकॉज उनको होता है कि हमारे साथ ये एक लेबल अटैच हो गया है कि वी आर पेशेंट्स, तो हमें एक सिंपैथी कार्ड दिया जाए, हम सारी ज़िंदगी इस इंटाइटलमेंट में रहें कि हमारे साथ अच्छा ही सलूक करना है, आप हमारे साथ कभी बैडली रिएक्ट नहीं कर सकते, आप हमारे साथ कोई ख़राबी नहीं कर सकते, आप हमें परेशान नहीं कर सकते। तो ये इंटाइटलमेंट पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बहुत आती भी है। बहुत सारी पेशेंट्स हैं जो अक्सर अपनी मीटिंग्स में अपनी फैमिलीज़ को ये कह रहे होते हैं, अच्छा मुझे तो इस टाइम पे रिएक्ट करना बनता था क्योंकि मैं तो पेशेंट हूँ, आप तो नहीं है ना। तो ये जो चीज़ आ जाती है जहाँ पेशेंट्स को एक शय मिल जाती है और उन्हें ये फील होने लग जाता है कि मैं तो मरीज़ हूँ, तो मेरी फैमिली को ही समझना चाहिए। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बिकॉज हम ऐसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ आप एक नफ्सियाती बीमारी से गुजर रहे हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली भी उस बीमारियों में पड़ी हुई है, वहाँ पे आपकी फैमिली भी स्ट्रगल कर रही है, वो भी काफ़ी मसाइल के साथ गुजर रही है। तो इस केस में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एम्फेथाइज करें रेदर देन सिंपैथाइजिंग। एम्फेथाइज करना बहुत अच्छा स्किल है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, जिसको हम कहते हैं कि एग्जैक्टली अगले बंदे के शू में पाँव रख के देखना और ये देखना कि वो एग्जैक्टली कैसा फील कर रहा है। जब मैं ये बात करती हूँ ना कि आप अपनी साइड, अपनी आई से स्टोरी देख रहे हैं, आप उनकी आई से स्टोरी नहीं देख रहे हैं। हम अपने आप को तो देख नहीं पा रहे होते, हम दूसरों की तरफ उनको टॉन्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, हम उनको उनके मसाइल बताने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, लेकिन हमें अपनी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, हमें अपने इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे होते बिकॉज हम एक डिनाइल की फेज़ में रह रहे होते हैं और हमें वो स्टेट पसंद आना शुरू हो जाती है। वी स्टार्ट लिविंग विद इट, हम उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। फैमिलीज़ आ जाती हैं उनकी बातों में। जब फैमिलीज़ को ये कहा जाता है कि 100 दिन मैंने अंदर गुजारे हैं, इतना मुश्किल काम है, आप मुझे एक दिन अंदर रहकर दिखाएं ज़रा, मैं देखता हूँ कि आप कैसे सरवाइव करती हैं। मैंने तो 100 दिन अंदर गुजारे हैं, तो शुक्र करें कि मैंने 100 दिन गुजार लिए, अब मेरी ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है इसको पूरा करें। यहाँ से जब पेशेंट्स के 80 डेज़ हो जाते हैं या 90 डेज़ हो जाते हैं ना, तो पेशेंट्स एक लिस्ट देते हैं अपनी फैमिली को, बाहर आके मैंने ये करना है, सब करते हैं। कौन नहीं करता ये चीज़? इतनी एक लिस्ट तैयार होती है, मैं बाहर आऊँगा, एक नया बिजनेस मेरे लिए रेडी पड़ा हो, मैं बाहर आऊँगा, मेरे पास एक नई फुल ब्रांड न्यू गाड़ी रेडी हो, मेरी शादी का कोई इंतज़ाम करें। उन्हें लग रहा होता है कि एहसान कर दिए,
कि बहुत बड़ा मैंने एक मार्का मारा है और मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। फैमिलीज़ को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए और वो सारी ज़िंदगी ये एहसान नहीं उतार सकते। लेकिन आप अपने लिए ठीक होते हैं, आप किसी के लिए ठीक नहीं होते। तो हमारा तो प्रोफेशन है ये, हमारी तो जॉब है ये कि हमने आपकी फैमिलीज़ एक क्राई फॉर हेल्प लेकर आती है हमारे पास। वो कहती है हमसे तो हल नहीं हुए, हमने सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, हमने इसको किसी और कंट्री में भेज के देख लिया, हमने इसको नया बिज़नेस स्टार्ट करके देख लिया, हमने इसकी शादी करा के देख ली, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। अब आपके पास आ गए, अब आप बताएं कि हमने कैसे इस मसलों का हल निकालना है। फिर जब हम फैमिलीज़ को ये बताते हैं कि सेल्फ़ केयर का जब हम उन्हें कॉन्सेप्ट देते हैं तो फैमिलीज़ बहुत परेशान हो जाती हैं कि हम तो आपको अपना बच्चा ठीक करवाने के लिए लाए थे, आप हमें कह रहे हैं कि आप ठीक हों, आप अपने ऊपर काम करें। ये चीज़ पेशेंट्स के फैमिलीज़ के लिए इतनी स्ट्रेन सी उन्हें ये बात लग रही होती है जब हम सेल्फ़ केयर की बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं फैमिलीज़ की इतनी रेजिस्टेंस आती है इस चीज़ के ऊपर, सेल्फ़ केयर के ऊपर, सारी फैमिलीज़ की आती है। वो कह रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, बस आप हमारा बच्चा ठीक कर दें, वो सारी ज़िंदगी नशा ना करे, हम ठीक हो जाएंगे, वो ठीक है तो हम ठीक है। हम उन्हें कह रहे होते हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलें, आप अपने आप को ठीक करें, आप अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स ठीक करें, आप उनको उनकी फ़िक्र छोड़ दें, क्योंकि उनकी फ़िक्र के लिए हम हैं। हमने यहाँ पे उनका इलाज करना है, डिफरेंट तरीके से उनके साथ बातचीत करनी है, ये काम हमारा है। यस, आपने उनके साथ अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करना है, आपने उनके साथ अपना एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, बट बाकी जो जिम्मेदारी हैं वो आप अपनी लेना शुरू कर दें। वहाँ जो एक टाइम आता है ना कि जब हमने पेशेंट्स को कोई जिम्मेदारी नहीं दी होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी होती और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने खुद ली होती हैं, तो वो जो टाइम आता है जहाँ पे हमने सेल्फ़ केयर को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया होता है, जहाँ पे हमने अपनी सेल्फ़ केयर को ख़त्म कर दिया होता है, टोटली निगलेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि अब हम एक बंदे की नहीं, अब हम 2 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए हुए हैं और 2 बंदों का बर्डन हमने उठाया हुआ है और उससे रिलेटेड, अपने लव्ड वन से रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका बर्डन भी हमने उठाया हुआ है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पैक बहुत बढ़ जाता है। फैमिलीज़ बहुत डरी होती हैं और फैमिलीज़ बहुत परेशान होती हैं, लाइक एक तरह से वो होपलेस हो चुकी होती हैं, एक तरह से वो टोटली गिव अप कर चुकी होती हैं। हम उनसे कहते हैं कि आपके लिए गिव अप करना मुनासिब नहीं है, होपलेस होना मुनासिब नहीं है, बिकॉज इस चीज़ को, होपलेस होने से आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा। हम उन्हें ये चीज़ सिखा रहे होते हैं, इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि कैसे इस नाउमीदी की स्टेट से, कैसे इस होपलेसनेस की स्टेट से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप होपलेस रहेंगे तो फिर इलाज स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब इलाज तो शुरू तब होगा जब आप अपने आप को एक होप देंगे। फैमिलीज़ को ये चीज़ बताई जा रही होती है कि जब आप अपने आप को एक होप देंगे, जब आप अपने आप को इतनी स्पेस देंगे कि अच्छा चेंज आ सकती है या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.